नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम चौहान वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? चौहान वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। और आपने देखा होगा, मुख्य रूप से हम कौन से चौहान वंश के बारे में चर्चा कर रहे हैं? शाकंभरी के चौहान या फिर अजमेर के चौहानों के बारे में चर्चा। ये चौहान साम्राज्य था विद्यार्थी। ये जो रेड रेड दिखा दे रहा है ना आपको मैप में, ये एक समय ऐसा था कि चौहान वंश का जो क्षेत्राधिकार था वो इतने बड़े इलाके में था। एक शासक हुए हैं जिनका नाम है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। क्या नाम है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। चौहान वंश में इस शासक को पढ़ना जरूरी होता है। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने सुना होगा, एक तो जयचंद गढ़वाल होता है कि पुत्री होती है संयोगिता, उसके विवाह को लेकर जो गंधर्व विवाह करता है पृथ्वीराज चौहान थर्ड, से प्रश्न बनता है कई बार तो। और एक बनता है तराइन की लड़ाइयों से। तराइन के युद्ध हुए दो, 1191 और 1192 में युद्ध हुआ था। और एक तरफ मोहम्मद गौरी है, एक तरफ पृथ्वीराज चौहान है। तो ये कई छोटे मोटे एग्जाम में भी सवाल बनता है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, किसके बीच में हुआ, द्वितीय कब हुआ, कौन जीता कौन हारा, कई बार बना ना सवाल। तो एक तो ये दो युद्ध काफ़ी फेमस है। बाकी जब भी पृथ्वीराज चौहान शासक बनता है, इसका शासनकाल विद्यार्थियों, इससे पहले शासक कौन था पृथ्वीराज चौहान से पहले? हैं? सोमेश्वर चौहान, जो कि इसके पिताश्री। सोमेश्वर चौहान की जब मृत्यु हुई तो उस समय पृथ्वीराज चौहान अल्पवयस्क थे। अल्पवयस्क से मतलब 18 साल के नहीं हुए थे। आज की तारीख में जिसको हम वयस्क किसको कहते हैं? जिसकी एज 18 साल हो जाती, तो 18 साल से कम के थे। अब चाहे वो 11 के हो चाहे 12 साल के हो, जब भी कोई उत्तराधिकारी अल्पवयस्क होता है तो उसका किसी न किसी को संरक्षक बनाया जाता है। और जब उसका संरक्षक बनाया जाता है तो राजा जैसे ही वयस्क होता है, कई बार तो उस संरक्षक को आगे भी सपोर्ट करता है वो, और कई बार उसको आगे सपोर्ट नहीं करता वो। क्योंकि कोई भी राजा जो होता है ना, उसको अन्य व्यक्ति पसंद नहीं होते हैं जो उसके मामले में इंटरफेयर करे। राजा सर्वोपरि होता है अपने आप। और कोई भी राजा हो अपने आप को निरंकुश बनाने की कोशिश करता है। जैसे माना कि मैं राजा हूँ, तो मैं थोड़ी चाहूंगा आप मेरे जो सहायक है, आप जो कहो मैं वो करूँ। मैंने जो कह दिया वो फाइनल है, कहने का मतलब ये राजा ये चाहता है। तो ऐसे पृथ्वीराज के समय भी कुछ घटनाएं घटित हुई है। अब पृथ्वीराज चौहान जैसे शासक बनेगा तो अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा। तो साम्राज्य का विस्तार करेगा तो अपने भाइयों के साथ युद्ध लड़ेगा, जो चचेरे या जो पारिवारिक जो भाई है, उनके साथ युद्ध लड़ने की जरूरत पड़ी तो वो युद्ध लड़ेगा। जो व्यक्ति साम्राज्यवादी होता है, उसके सामने कोई भाई भतीजावाद नहीं होता है, वो अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। पड़ोसी जितने भी राज्य हैं उनसे सबसे या तो युद्ध करेगा या वैवाहिक संबंध बनाएगा या उनसे कोई संधि करेगा। संधि व्यक्ति कब करता है? जब अगले के ऊपर आक्रमण किया जाता है और आक्रमण में वो व्यक्ति हार जाता है या अगले के हारने की संभावना होती, तब संधि की जाती है। चलो जो भी रहा, आज जिस शासक के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम लिखिएगा आप, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। कौन सा विद्यार्थी? पृथ्वीराज चौहान थर्ड। पृथ्वीराज चौहान थर्ड। सबसे पहले हम लिखेंगे इसका शासनकाल। और इसका शासनकाल रहेगा 1177 से लेकर 1192 ईस्वी तक। लिख लिया? अब देखो विद्यार्थियों, एक स्रोत है जिसका नाम है पृथ्वीराज विजय। ग्रंथ का नाम क्या है? पृथ्वीराज विजय। किसने लिखा है? जैनक के द्वारा रचित ग्रंथ है। उसमें कहा गया है कि पृथ्वीराज थर्ड का जो जन्म है वो अनहिलवाड़ा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अनिलवाड़ा में हुआ था। और अनिलवाड़ा कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो ऐसे लिखिएगा, पृथ्वीराज विजय के अनुसार। देखो, पृथ्वीराज विजय, शासक का नाम तो लिख लिया आपने, पृथ्वीराज थर्ड। पृथ्वीराज विजय ये ग्रंथ है, ध्यान रखना ना। और किसका ग्रंथ है ये? जैनक का। पृथ्वीराज विजय के अनुसार
पृथ्वीराज चौहान का, यहाँ पृथ्वीराज चौहान से पृथ्वीराज थर्ड की बात कर रहे हैं हम, है ना। पृथ्वीराज चौहान का जन्म अनहिलवाड़ा या अनहिल पाटन भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, अनहिल पाटन, गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था विद्यार्थी इसका जन्म? अनिल पाटन, गुजरात में हुआ। लिख लिया? कब हुआ था? देखो शासनकाल तो इसका 1177 से स्टार्ट हो जाता है, और कहते हैं विद्यार्थियों इसका जो जन्म है वो 1166 ईस्वी में हुआ था, 66। कब हुआ था जन्म? 1166 ईस्वी में हुआ। और विद्यार्थियों ज्येष्ठ का महीना था, जेठ का महीना होता ना, जेठ का महीना था, और बारस थी, ज्येष्ठ माह की द्वादशी के दिन हुआ। हालांकि कोई नहीं पूछेगा कब जन्म हुआ, हालांकि थोड़ा सा पता होना चाहिए को भाई, कई बार पूछ ले एग्जाम में गलती से या क्रोनिकल तरीके से, तो ज्येष्ठ माह की बारस को हुआ था भैया, द्वादशी को कहते हैं बारस। अब इनके पिता का नाम लिख सकते हैं आप, सोमेश्वर चौहान। वो नहीं, वैसे बारस लिख लो। पिता का नाम क्या विद्यार्थियों? सोमेश्वर चौहान। किसके पिता है? पृथ्वीराज चौहान के। सोमेश्वर चौहान की एक रानी है, उसका नाम क्या है? कर्पूरी देवी। और आपको पता है दक्षिण भारत की है, तो माता का नाम क्या हो जाएगा? माता का नाम लिखो, कर्पूरी देवी। लिख लिया? किस शासक के बारे में पढ़ रहे हैं आप? पृथ्वीराज तृतीय। जब भी कोई शासक बनता है तो उसके एक से अधिक उपनाम हो सकते हैं या उसकी उपाधियां हो सकती है, तो इसके उपनाम या उपाधियां जो थी वो कौन कौन सी थी? किसकी? पृथ्वीराज चौहान को किस किस नाम से और जाना जाता है? भारतेश्वर। देखो मैंने कई एग्जाम में क्वेश्चन देखा है, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी उपाधि पृथ्वीराज चौहान की थी या नहीं थी। तो मतलब उपाधियां भी पता होना चाहिए हमें कि इनको ये उपाधि प्राप्त थी। हिंदू सम्राट, हिंदू सम्राट की उपाधि प्राप्त थी। कपाल दलेश्वर, दल पंगुल, नाम लिख लेना है केवल, दल पंगुल। विश्व विजेता, विश्व विजेता भी कहा जाता था। अब ऐसा नहीं है कि इन्होंने पूरे विश्व को जीत लिया था, लेकिन अपना जो आसपास का क्षेत्र था उसको काफी जीत लिया था, इसलिए क्या नाम दे दिया गया इनको? विश्व विजेता नाम दे दिया गया विद्या। राय पिथोरा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसको इंपोर्टेंट कर लेना। राय पिथोरा, राय पिथोरा। देखो विद्यार्थियों, सम्राट पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा की उपाधि इसलिए दी क्योंकि ये युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाते थे, मतलब युद्ध भूमि छोड़ के कभी भी नहीं भागते थे। तो लिख सकते हैं इनको राय पिथौरा की उपाधि क्यों दी गई? युद्ध में पीठ न दिखाने के कारण, युद्ध में
पीठ न ठिकाने के कारण क्या कहा गया है इनको? राय पिथौरा कहा गया विद्यार्थी। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये। कई बार आरएस जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। अब आरएस जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बन गया तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट है ही ये। लिख लिया विद्यार्थियों? तो ये इनकी क्या हो गई? उपाधियां हो गई। हाँ, ये जो पृथ्वीराज चौहान है, इनके पिता की जब मृत्यु हुई तो इस समय इनकी उम्र लगभग 11 साल के आसपास, 11-12 साल। देख लो, 1166 में जन्म हुआ है, 1177 में शासक बन जाते हैं, तो कितने साल के होंगे? लगभग 11-12 साल के होंगे। तो अल्पवयस्क अवस्था में थे। तो इनका राज्याभिषेक कहाँ पर होगा? अजमेर में होगा। कहाँ पर होगा? अजमेर में होगा। देखिएगा, इनका राज्याभिषेक शॉर्ट में लिख सकते हो आप, राज्याभिषेक राज्याभिषेक 1177 ईस्वी में कब हुआ था? 1177 ईस्वी में अजमेर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अजमेर में हुआ। अब देखो, जिस समय ये शासक बनते हैं तो इनकी एज कितनी होगी? लगभग 11 वर्ष। जिस समय इनका राज्याभिषेक हुआ उस समय इनकी उम्र लगभग 11 वर्ष थी। कितनी थी? लगभग 11 वर्ष थी। देखो विद्यार्थियों, एक तो इनकी माता को इनकी संरक्षिका बनाया जाएगा। भाई घर में कौन संभालेगी इनको? इनकी माता संभालेगी। और जो राजकार्य है, राजकार्यों को कौन संभालेगा? केमास संभालेगा। केमास बोले तो कदमबास इसका नाम है, जिसको इसका प्रधानमंत्री बनाया गया। प्रधानमंत्री उस समय प्रमुख पोस्ट हुआ करती थी इनकी। अभी वाला प्रधानमंत्री नहीं, उस समय का प्रधानमंत्री अलग हुआ करता था। तो जब इसका राज्याभिषेक हुआ तो इसकी संरक्षिका तो किसको बनाया गया? इसकी माता। क्या नाम माता का? कर्पूरी देवी को बनाया गया। और प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? या हम ये कह सकते हैं इसको संरक्षक बनाया गया था, ऐसे कह सकते हैं। संरक्षक बना था केमास या कदम्बास, और संरक्षिका बनी थी कौन? कर्पूरी देवी बनी थी। लेकिन जहां संरक्षक लिखे ना वहां पीएम भी लिख लेना, प्रधानमंत्री लिखिएगा। शासक बनते समय पृथ्वीराज चौहान अल्पवयस्क था। क्या था? अल्प वयस्क था। इसलिए केमास ब्रैकेट में कदम्बवास, केमास ब्रैकेट में कदम्बास, कई बार पूछा जाता है इसका प्रधानमंत्री कौन था। कदम ब्रैकेट सॉरी कदम्बास लिख लिए को इसका संरक्षक ब्रैकेट में प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बनाया गया था, तथा इसकी माता कर्पूरी देवी को संरक्षिका, संरक्षिका ना बनाया गया। लिख लिया? देखो, अब देखो, प्रधानमंत्री किसको बनाया था? केमास को बनाया। और इसका जो सेना थी उस सेना का अध्यक्ष बनाया था विद्यार्थियों भवन कमल को। तो बनाया था
बहू ने कमल को बनाया गया था। बहू ने कमल, कमल नहीं, कमल को बनाया गया था। अब देखो विद्यार्थियों, ये जो बहू ने कमल है ना, ये उधर से है, ननिहाल की तरफ से। ननिहाल बोले तो कर्पूरी देवी का चाचा है। क्या है ये? जहाँ बहू ने कमल लिखा, आपको उसके ब्रैकेट में लिख लेना, यह कर्पूरी देवी का चाचा था। तो पृथ्वीराज चौहान का क्या लगेगा ये? अच्छा, नाना लगेगा, चाचा नाना, नाना ही तो लगेगा। हाँ, भाई थोड़ी, ये कर्पूरी देवी का भाई होता तो फिर पृथ्वीराज चौहान का मामा लगता हो। हाँ, नाना बोल दो आप तो। लिख लिया? कहते हैं विद्यार्थियों, पृथ्वीराज चौहान ऐसा व्यक्ति था जो अजमेर या शाकंभरी के चौहानों में, इसके बाद में ऐसा कोई प्रतापी शासक नहीं हुआ, या अंतिम शासक था। क्या कह सकते हैं हम? अजमेर के चौहान वंशों का अंतिम प्रतापी शासक था। नोट। पृथ्वीराज चौहान अजमेर के चौहान वंश का, चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। अंतिम प्रतापी शासक था। देख लिया विद्यार्थियों? जिस समय 1177 से लेकर 1192 तक पृथ्वीराज चौहान अजमेर का शासक हुआ करता था, इसी के शासन काल में एक प्रसिद्ध संत इसके दरबार में आया था, या इसके काल में अजमेर आया था, और उसका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन। लिखिएगा नोट। इसी के शासन काल में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर आया था। कई बार पूछा जाता किसके शासन काल में अजमेर आया था ये? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में ना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इन्हीं के दरबार में, सॉरी इन्हीं के शासन काल में अजमेर आया था। देख लिया? आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को रेखांकित कर लो। आपसे पूछा जाए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। लिखो, इनकी दरगाह अजमेर में स्थित है। इनका जन्म संजरी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? किनका? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनका जन्म संजरी, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, फारस या अफगानिस्तान में हुआ था। हालांकि फारस वाला इलाका तो इराक के आसपास वाला कहलाता है। लिख लो आप। देखो, इनके पिता का नाम गयासुद्दीन अहमद था। गयासुद्दीन अहमद था। देखो, इनकी माता का नाम बीबी मनहूर था। मनहूर था। अब ये एक मुस्लिम संत है और इसके शासन काल में आया है, तो किन के साथ आया होगा? जो मोहम्मद गोरी वगैरह उन्होंने आक्रमण किया था ना, तो उनके साथ आया था ये। देखिएगा, यह फारस से
1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के साथ अजमेर आया था। किसके साथ आया था? मोहम्मद गोरी के साथ अजमेर आया था, और अजमेर को ही अपनी कर्म स्थली बना ली। अजमेर को क्या बना ली थी इन्होंने? कर्म स्थली बना ली। देखो विद्यार्थियों, आप मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ते हैं इंडिया की, वहां पर आप संत संप्रदाय पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सूफी संत और संत। ये जो संत होते हैं ये तो हिंदू संप्रदाय में कह सकते हो, आप हिंदुओं में कह सकते हो। जैसे आपने सुना होगा, कबीर का नाम सुना है, बहुत सारे हुए हैं ऐसे। लेकिन जो मुसलमानों में जो संत हुए हैं उनको सूफी संत कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको? सूफी संत। तो मुसलमानों में ये संत हुए हैं, और मुसलमानों में इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था, चिश्ती संप्रदाय। कौन सा? चिश्ती संप्रदाय। तो भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक किसको माना जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को ही माना जाता है। देखिएगा, ये भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे। आपसे पूछा जाए भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। देखो, इन्हें गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गरीब नवाज। देखो, आमेर के शासक, ब्रैकेट में जयपुर के शासक जगत सिंह ने, देखो विद्यार्थी, आज जहां पर ये जमीन दरगाह बनी हुई है, ये जमीन किसने दी थी? आमेर के शासक ने दी थी। ध्यान रखना, जयपुर का शासक था जिनका नाम था जगत सिंह, के द्वारा दी गई थी। दरगाह के लिए जमीन जगत सिंह के द्वारा दी गई। देख लिया विद्यार्थियों? तो एक तो क्योंकि बीच में आया कि भाई ये भी इनके जब मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था तो उस समय ये भी अजमेर आए थे, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम आया, तो ये सारे फैक्ट हमने किसके बारे में लिखा है आपको? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? यहाँ पे उर्स कब बढ़ता है? अच्छा, रजब माह में 1 से 6 तक। दरबार नहीं थे, मतलब ये संत थे। संतों को राजा महाराजा दे देते हैं दान में। अब देखो विद्यार्थियों, आप ऐसे लिख सकते हैं, इनका उर्स 1 रजब से 6 रजब, रजब महीने का नाम है ना। इनका उर्स रजब माह की 1 तारीख से 6 तारीख तक बढ़ता है, ऐसे लिख लो या तो। हाँ, रजब माह की 1 तारीख से 6 तारीख तक इनका उर्स बढ़ता है। उर्स मतलब मेला। चलो वापस अपने बिंदु पर आ जाते हैं विद्यार्थी। हम पढ़ रहे हैं पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जो है वो शासक कब बना है? 1177 ईस्वी में बना है, 1192 तक रहेगा। ठीक है। 1177 में ये जब शासक बनता है तो उस समय अल्प वयस्क होता है, छोटा बच्चा होता है, 11 साल, 11-12 साल के आसपास का बच्चा होता है। इसलिए फिर कैमास को क्या बनाते हैं इसका? संरक्षक बनाते हैं। कर्पूरी देवी को क्या बनाते हैं इसकी? संरक्षिका बनाते हैं। और कोई भी लेडी होती है, उसके बेटे की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी वो उसके ससुराल पक्ष को नहीं देकर अपने पियर पक्ष को देने की कोशिश करती है। इसलिए आपने देखा होगा कि इसका जो सेना अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया था? इसके नाना को बनाया गया था। नाना बोले तो चचेरा नाना, प्रॉपर नाना नहीं, ध्यान रखना। और उसका नाम क्या था? बहुने कमल ध्यान।
बनाया ना भवन कमल को, इसलिए बनाया गया। ये आज की मानव की प्रकृति प्रवृत्ति नहीं है, पहले से चली आ रही है, कई वर्षों से चली आ रही है, कई शताब्दियों से चली आ रही है। ठीक है, अब बात करें, शासक बन गया, और मैंने कहा नहीं प्रतापी शासक था, एक साम्राज्यवादी शासक था। तो ये अपने साम्राज्य का क्या करेगा, विस्तार करेगा। छोटा है लेकिन कोशिश करेगा। अब ठीक है, खुद युद्ध नहीं लड़ेगा, लेकिन इसके जो सेनापति है, इसके जो प्रधानमंत्री है, वो प्रॉपर रणनीति बनाएंगे, वो लड़ेंगे युद्ध। लिखो आप। अब अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे करेगा ये, देखिएगा। सबसे पहले लिखो, मैं लिखा हूं ऐसे लिख दो। पृथ्वीराज चौहान ने सबसे पहले 1178 ईस्वी में, कब, 1178 ईस्वी में नागार्जुन, जो कि इसका चचेरा भाई था, नागार्जुन ब्रैकेट में चचेरे भाई का दमन किया। किसका दमन किया विद्यार्थियों, नागार्जुन का। नाम क्या है इसका, नागार्जुन है। और कब किया था ये दमन, 1100। अब जब कोई व्यक्ति, या पृथ्वीराज चौहान जब इसके नागार्जुन के खिलाफ अभियान कर रहा है, तो कोई न कोई सा युद्ध भी हुआ होगा। और युद्ध हुआ विद्यार्थियों, गुरुग्राम का युद्ध, आजकल जिसे हम गुरुग्राम कहते हैं ना, वो युद्ध हुआ था, गुड़गांव वाला। तो लिखिएगा, इन दोनों के मध्य गढ़ापुरा का युद्ध हुआ। गढ़ापुरा का युद्ध हुआ। और गढ़ापुरा को गुड़गांव कहते हैं, क्या कहते हैं, गुड़गांव। अब गुड़गांव वालों ने विरोध किया कि हम शहर है पूरा, और उसको आप गुड़गांव गुड़गांव कहते हो, तो आप एक काम करो, इसका नाम चेंज करो। इसका भी नाम चेंज हो गया विद्यार्थियों, गुरुग्राम। तो युद्ध तो कौन सा था उस समय, तो गढ़ापुरा के नाम से जाना जाता था। गढ़ापुरा, गढ़ापुरा से क्या बना, गुड़गांव, और गुड़गांव से क्या बन गया, गुरुग्राम बन गया था। तो आपको जहां तक अगर ऐतिहासिक दृष्टि से अगर इस युद्ध का नाम देगा, तो क्या नाम देगा, गढ़ापुरा का युद्ध। किसके विरुद्ध किया था ये युद्ध, ये नागार्जुन के विरुद्ध किया था। एक तरफ इसकी सेना है, किसकी, पृथ्वीराज चौहान। अब पृथ्वीराज चौहान तो 11 साल का, वो क्या लड़ेगा, 12 का हो गया होगा 78 में, और क्या है, 77 में तो राज्यभिषेक हुआ, उस समय की लगभग 11 साल का था। 78 में कितना हो जाएगा, 12 साल का हो जाएगा खींच के। 1166 में उसका जन्म हुआ है, पृथ्वीराज विजय के अनुसार। हुआ कि नहीं हुआ, तो पृथ्वीराज विजय के अनुसार तो लगभग 12 साल का है वो। तो फिर उसका जो प्रधानमंत्री है, जिसका नाम केमास है, क्या नाम है, केमास, केमास की सहायता से इसका दमन किया गया था। नोट, नागार्जुन का दमन केमास की सहायता से किया गया था। अब केमास कौन है, पृथ्वीराज चौहान का संरक्षक या प्रधानमंत्री। क्या लिखा आपने, नागार्जुन का दमन कैमास की सहायता से किया गया था। और कैमास कौन है, वो मैंने पहले ही लिखा दिया आपको। कौन है कैमास, पृथ्वीराज चौहान का संरक्षक या फिर प्रधानमंत्री कह सकते हैं। तो एक तो 1178 की घटना याद रखनी है आपको। इसके अलावा विद्यार्थियों 1182 में इसने भंडानक, एक कास्ट थी, उनका दमन किया था। 1182 ईस्वी में भंडानक, भंडानक जाति का दमन किया, भंडानक जाति का दमन किया। और आजकल क्या खत्म
1182। गलती से लिख दी थी क्वेश्चन, आप क्या लिखे? 1182। तो 1182 में इसने कौन सी जाति का दमन किया था? भंडानक जाति। फिर ये भंडानक जाति कौन थी? तो आप भंडानक जाति को रेखांकित कर लें और इसके बारे में लिखो। देखो, यह जाति सतलज नदी बहती है ना, तो सतलज प्रदेश से आकर, सतलज प्रदेश से आकर अलवर, भरतपुर, मथुरा क्षेत्र में अपना प्रभाव जमा रही थी। अपना प्रभाव जमा रही थी। तो उनका दमन किसने कर दिया? पृथ्वीराज चौहान ने। हालांकि पृथ्वीराज चौहान कहाँ का शासक है? अजमेर का। अब अजमेर से आप देखेंगे तो ये काफी दूर पड़ते हैं, अलवर वाला इलाका है, भरतपुर है, मथुरा है। लेकिन कोई समय ऐसा था कि इन्होंने दिल्ली तक अपना क्षेत्र का विस्तार कर लिया था। किया था कि नहीं किया था? तो इसलिए बीच में ये जो क्षेत्र पड़ रहे हैं, अगर कोई बाहरी जाति आकर वह इंटरफेयर करना चालू कर देती तो उसका दमन करना अनिवार्य हो जाता। इसका मतलब साम्राज्यवादी शासक तो था, अपने राज्य का विस्तार तो कर रहा है। देखिएगा, ये दोनों दमन का नाम याद रखना आप, कब कब क्या किया इसने। देखो, 1182 ईस्वी में ही बुंदेलखंड बुंदेलखंड ऑब्लिक जेजाक भुक्ति, जेजाक भुक्ति ऑब्लिक महोबा के, महोबा के चंदेल वंश के शासक। कौन सा वंश है? चंदेल वंश के शासक परमर्दी देव, परमर्दी देव और उसके सेनापति आला उदल, आला और उदल, दो नाम है, आला और उदल को तुमुल के युद्ध में हराया। कौन से युद्ध में हराया विद्यार्थियों? तुमुल के युद्ध में पराजित किया। और इस प्रकार इसने महोबा पर अधिकार कर लिया। तो चंदेलों की जो राजधानी थी वो कौन सी थी विद्यार्थियों? महोबा। महोबा के ऊपर अधिकार कर लिया। अब देखो, ये पृथ्वीराज तृतीय के बारे में पढ़ रहे हैं हम। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पृथ्वीराज तृतीय। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो महोबा का युद्ध हुआ था, या जेजाक भुक्ति के विरुद्ध जो युद्ध लड़ा गया था, बुंदेलखंड के विरुद्ध जो युद्ध लड़ा गया था, वहां पर कौन सा वंश शासन कर रहा था? चंदेल वंश शासन कर रहा था। चंदेल वंश का शासक था परमर्दी देव और उसके दो वीर सेनापति थे जिनका नाम क्या था? आला और उदल। आपसे पूछा जाए जेता और कुंपा किसके वीर सेना नायक हुए हैं? मालदेव के हुए। ऐसे कई बार इसके बारे में पूछा जाता है कि आला और उदल किसके प्रसिद्ध सेनापति थे? परमर्दी देव के थे। और ये किस वंश से रिलेटेड है? चंदेल वंश से रिलेटेड है। तो कहने का मतलब ये है, महोबा को जीत लिया किसने? पृथ्वीराज तृतीय ने। कौन से युद्ध में जीता था? तुमुल का युद्ध में। और तुमुल का युद्ध कब हुआ था? 1182 ईस्वी। अब कोई क्षेत्र को ये जीत रहा है तो खुद तो जाके वहां बैठेगा नहीं, क्योंकि खुद की राजधानी तो कौन सी है? अजमेर है।
भाई मेन तो चौहानों की इस समय राजधानी कौन सी थी? अजमेर ही थी। ये तो वापस अजमेर आएगा। अजमेर आएगा तो वहां पर किसी न किसी को प्रशासक के रूप में नियुक्त तो करेगा ना। लिखो, तथा इसने, इसने बोले तो पृथ्वीराज चौहान है ना। तथा इसने अपने सामंत पंजुन राय, क्या नाम है? मंजुन नहीं, पंजुन, पंजुन राय को महोबा का अधिकारी नियुक्त कर दिया, या प्रशासक बोल सकते हैं हम, प्रशासक नियुक्त कर दिया। ये घटना विद्यार्थियों 1182, कब की घटना है? 1182। अब देखो, मैंने कहा निरंतर अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। कुल मिला के ये है कि अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उनसे दुश्मनी पाल रहा है। जब कोई विदेशी आक्रांता इसके ऊपर आक्रमण करेगा तो फिर वो सारे लोग इसकी सहायता थोड़ी करेंगे, नहीं करेंगे। तो तेरे भाई नागार्जुन को हरा दिया देखो, वर्ष 1184 ईस्वी में नागौर का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ विद्यार्थियों? नागौर का युद्ध हुआ। अब देखो, आप गुजरात की तरफ देखते हैं तो गुजरात में एक वंश ने शासन किया है जिसका नाम क्या है? चालुक्य वंश। चालुक्य के आगे अलग अलग दो शाखाएं हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। आप तो केवल इतना ही याद रखें, चालुक्य। कौन सा? चालुक्य। और मैंने कहा ना इसका जन्म कहाँ हुआ था? अनिल पाटन में हुआ था। अनिलपुर, ये सब बात इसके नाम ही है ना। ये भी गुजरात में पड़ता है। अब देखो विद्यार्थियों, इधर है चालुक्य और इधर कौन है? चौहान। ये चालुक्य ये चाहते हैं कि इनका भी साम्राज्य विस्तार हो, और चौहान वाले भी क्या चाहते हैं कि इनका भी साम्राज्य विस्तार हो। मतलब जब दो शक्तिशाली शासकों की सीमा आपस में लगती है तो युद्ध होना लाजमी हो जाता है। कोई भी नहीं चाहता ना कि मेरा पड़ोसी शक्तिशाली हो। प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है। जैसे आज हम भारत के बारे में देखें तो भारत पाकिस्तान को हमेशा दबाने की कोशिश करता है, और भारत हमेशा चाइना से दब जाता है खुद। दबता कि नहीं दबता? ये वास्तविकता है। देखो, हम भारतीय लोग हैं, हालांकि हमारे देश के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये कटु सत्य भी। जब जब भी हमारा चाइना से पंगा हुआ है, इतिहास उठा के देख लो, हम चाइना से हारे हैं। और आप इतिहास उठा के देख लो, हमने पाकिस्तान को हराया है। हराया कि नहीं हराया? हालांकि पाकिस्तान फड़फड़ाता है, पाकिस्तान वाले लोग आतंकवादी भेजते हैं हमारे यहाँ पर, लेकिन उसके बाद भी हमें पता है हम पाकिस्तान को जिस दिन चाहेंगे उस दिन हरा देंगे। पर पर उधर से फिर गड़बड़ हो जाता है, चाइना ऊपर की तरफ से आक्रमण कर देगा, तब फिर हमें हारना पड़ेगा। तो इसलिए ना तो हम हराते ना हारते हैं, बीच वाली स्थिति को अपनाते। जब आप कभी विदेशी नीति पढ़ते हैं तो विदेशी नीति में इन तमाम बिंदुओं का ध्यान रखना होता है। कई बार आप सोचते हैं ना कि यार ये भारत कैसे चुप हो जाता है। अभी जैसे बीच में हुआ था लफड़ा, भारत ने पाकिस्तान के ऊपर कुछ हमले भी किए थे, तो फिर लोग कह रहे थे कि यार युद्ध को विराम क्यों दिया? पाकिस्तान को सल्टा देना चाहिए था, पाकिस्तान को मिला लेना चाहिए था भारत में। अरे मिलाने को तो आज मिला लें, लेकिन फिर उधर अगर चाइना ने भारत को मिला लिया तो फिर क्या करोगे आप? हाँ, तो ऐसी बहुत सारी दिक्कत होती है। ऐसा नहीं है कि देश का शासन यूं ही थोड़ी संचालित होता है। विदेशी नीति को चलाने के लिए बहुत एक्सपर्ट लोग होते हैं। अपन तो सोचते हैं हाँ ठीक है हम ही सब कुछ, अपने को यूं ही सल्टा दे लोग बाग। अमेरिका वहाँ बेटा बेटा ही सल्टा दे अपने को। अमेरिका को यहाँ सेना भेजने की जरूरत नहीं है, वहां से मिसाइल छोड़ेगा ना, उसमें गया भारत। तो लोगों ने ऐसे, मतलब कई देशों ने ऐसी ऐसी मिसाइलें बना ली है जो एक कॉन्टिनेंट को पूरे को पार करके दूसरे कॉन्टिनेंट पे हमला कर सकती है। उनकी दूरी इतनी है। अब बताओ, उनको आने की जरूरत है कि यहाँ पर? लेकिन कई देशों ने उसका भी इलाज कर रखा है कि उधर से मिसाइल आएगी तो हमारी मिसाइल उसको गिरा देगी जाकर। लेकिन अमेरिका और रसिया बहुत आगे है भाई, और चाइना, ध्यान रखना, चाइना बहुत आगे हो चुका है। वो तो ठीक है, पहले महाशक्तियों के रूप में दो को ही माना गया, रसिया को और अमेरिका को ही माना गया। लेकिन हकीकत यह है कि अब महाशक्ति कोई अलग ही बन चुकी है।
चाइना ने सब लोगों के ऊपर कवर कर लिया। टेक्नोलॉजी के मामले में देख लो, आप व्यापार के मामले में देख लो। आप भारत में कोई फ़ोन बना रहे हो, माना कि ये फ़ोन आपने भारत में बनाया है, तो आप भारत में बनाओगे तो ये 10,000 का है, कितना है? और चाइना वाला इसको 1,000 में बना देगा। कितने में बना देगा? और आपसे अच्छी क्वालिटी देगा। आपने जो 10,000 बनाया ना, उसने 1,000 रुपये में बना दिया। तो आम नागरिक चाहे किसी भी देश का हो, वो किसको खरीदना पसंद करेगा? 10,000 वाले को, 1,000 वाले को? राष्ट्रीयता गई भाड़ में। पहले 9,000 बचाओ, ऐसा ही होता है ना सामान्यतः। तो इसलिए तो कई बार हम दीपावली के अवसर पर विरोध करते हैं कि चाइनीज आइटम कुछ भी नहीं खरीदेंगे हम, है ना। अब भारत में बना हुआ कोई बल्ब लेके आ रहे हो, वो उजाला एक ही प्रकार का करता है, और चाइना वाला कई प्रकार के कलर वाला उजाला करता है, उससे सस्ता, और घूमता हो रहा है ना। तो टेक्नोलॉजी उनके पास, इसलिए हम कई बार विरोध करते हैं कि चाइना का कोई आइटम नहीं खरीदेंगे, लेकिन फिर भी हम खरीदते हैं। चलो, अभी विदेश नीति पे चले गए हम, हिस्ट्री से आ जाओ वापस। क्या लिखा था आप लोगों ने? देखो, इस युद्ध का वास्तविक कारण इस युद्ध कटल लिखे और नागोरी, इस युद्ध का वास्तविक कारण चौहान वंश और चालुक्य वंश की साम्राज्य नीति था। हम्म? साम्राज्य नीति था, साम्राज्यवादी नीति था। देख लिया? अब देखो विद्यार्थियों, आबू में माउंट आबू के आसपास जिस वंश ने शासन किया, सिरोही में जिस वंश का शासन रहा है, उसका नाम है परमार वंश। कौन सा है? और नीचे गुजरात की तरफ जो वंश शासन कर रहा है, उसका नाम है चालुक्य वंश। सोलंकी वाला सोलंकी चालुक्य का ही पार्ट है, ध्यान रखना। और इधर की तरफ जो वंश शासन कर रहा है, उसका नाम क्या है? चौहान वंश। तो बीच में कौन पड़ रहा है? परमार वंश पड़ रहा है। कौन सा पड़ रहा है? तो एक नोट डालें आप, मतलब इस युद्ध से रिलेटेड ही है ना। एक ग्रंथ विद्यार्थियों, पृथ्वीराज रासो, क्या नाम है? पृथ्वीराज। अब पृथ्वीराज रासो लिखा किसने? चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया है, जिसे जल्लड़ ने पूरा कराया था ना। देखो विद्यार्थी, पृथ्वीराज रासो में एक जानकारी देता है। क्या जानकारी देता है? एक मिनट, क्या लिखा आपने? पृथ्वीराज रासो ब्रैकेट में चंद्र बरदाई, ब्रैकेट बंद, के अनुसार आबू के शासक हाकला परमार, क्या नाम है? हाकला परमार की पुत्री इच्छिनी, पुत्री का नाम क्या है? इच्छिनी का विवाह पृथ्वीराज चौहान के साथ कर दिया गया था। पृथ्वीराज चौहान के साथ कर दिया गया। अब देखो विद्यार्थी, इधर चालुक्य वंश का एक शासक है जिसका नाम है भीमदेव। क्या नाम है? भीमदेव। अब ध्यान देना, भीमदेव शादी करना चाहता है किससे? इच्छिनी से। और इधर इसके पिता श्री ने किसके साथ शादी कर दी? पृथ्वीराज चौहान के साथ कर दी। तो कहते हैं कि इच्छिनी को लेकर चालुक्य और चौहानों के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। ये तो एक बहाना था। वास्तविक तो कहता है कि दोनों ही जो वंश है, वो साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करते हैं। दोनों ही अपने अपने साम्राज्य का क्या करना चाहते हैं? विस्तार करना चाहते हैं, लेकिन युद्ध लड़ने के लिए कुछ बहाना चाहिए। तो ये एक बहाना था छोटा सा। एक मिनट, ये बोलता है चंद्रवरदाई, ध्यान रखना। चंद्रवरदाई ने ग्रंथ कौन सा लिखा है? पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज विजय किसने लिखा है? जैनक ने लिखा है, ध्यान रखना, लिखिएगा।
क्या लिखा बोलना? कर दिया था। तथा चालुक्य वंश का, और चालुक्य वंश गुजरात वाला ना, गुजरात के चालुक्य वंश का शासक भीमदेव, भीमदेव भी, भीमदेव भी इस राजकुमारी से विवाह करना चाहता था। इसलिए 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 चौहान और चालुक्य के मध्य युद्ध हुआ। इसके बीच में चौहान और चालुक्य के मध्य युद्ध हुआ। अब देखो विद्यार्थी, कुल मिला के चौहानों ने ये जो चालुक्य थे इनसे भी दुश्मनी पाल ली ना। और बाद में घेड़वाल वालों से भी जो जयचंद घेड़वाल है उससे भी दुश्मनी पाल लेगा, संयोगिता से विवाह कर लेगा, गंधर्व विवाह कर लेगा, ध्यान रखना। तो जब गौरी आक्रमण करेगा तो ये सारे लोग कैसे साथ देंगे इसका? नहीं देंगे ना? एक मिनट। अब इन दोनों का संघर्ष काफी लंबे समय तक चलता रहा। अंत में दोनों के बीच में क्या हो जाती है? एक संधि हो जाती है। देखिएगा, इन दोनों वंशों के बीच में, ये दोनों की सेनाओं के मध्य लंबा संघर्ष चला। उसके बाद संधि हो जाती है। ठीक लिया विद्यार्थी? अब देखिएगा, अगर आपने बीसल देव चौहान पढ़ा है या विग्रहराज फोर्थ पढ़ा है, तो उसने बीसल गांव या बीसलिया ग्राम की स्थापना की थी टोंक में। उसके पास में एक शिव मंदिर है। गए हो आप कभी बीसलपुर? गए हो? पास शिव मंदिर है क्या वहाँ पे कोई? उस गांव में ही, मतलब गांव में मान लो या डैम के पास मान लो आप। तो उस शिव मंदिर की स्थापना की थी विद्यार्थियों पृथ्वीराज तृतीय ने। देखिएगा, पृथ्वीराज तृतीय ने ही टोंक में बीसलपुर बांध के पास ही महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। बीसलपुर बांध के पास ही शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। देखो, पृथ्वीराज तृतीय ने ही दिल्ली में लालकोट शहर में राय पिथौरगढ़, लालकोट शहर में, दिल्ली के लालकोट शहर में राय पिथौरगढ़ का निर्माण कराया था। तो दिल्ली में राय पिथौरगढ़ का निर्माण किसने करवाया था विद्यार्थियों? पृथ्वीराज तृतीय ने करवाया था। देखो विद्यार्थियों, ये कहाँ का शासक था मुख्य रूप से? अजमेर का। तो अजमेर में इसने कला साहित्य विभाग की स्थापना भी की थी। देखो, इसने विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए, विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए, विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए अजमेर में
कला साहित्य विभाग कला साहित्य विभाग की स्थापना की थी, जिसका अध्यक्ष पद्मनाभ को बनाया गया था। को बनाया था विद्यार्थियों? पद्मनाभ को बनाया गया था। देख लिया? अब देखो, अब विद्वानों को मतलब सपोर्ट कर रहा है, ये कर रहा कि नहीं कर रहा? तो इसका मतलब इसके दरबार में विद्वान भी रहते होंगे। अगला फैक्ट लिखो, पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में निम्नलिखित विद्वानों को आश्रय प्रदान था। निम्नलिखित विद्वानों को आश्रय प्रदान था। पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में निम्नलिखित विद्वानों को आश्रय प्राप्त था या प्रदान था, जो भी लिखना चाहो, आश्रय प्राप्त था। लिख लिया? पहला नाम लिखो, कौन सा विद्वान है? वागीश्वर। विद्वान का नाम क्या है? वागीश्वर। दूसरा लिखो, विद्यापति गौड़। देखो फिर बता रहा हूं यहां से सवाल कैसा बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज तृतीय के काल में था या नहीं था, या समकालीन था? कौन इसके दरबार में आश्रय प्रदान था या नहीं था? विद्यापति गौड़। और लिखो विद्यार्थियों, जनार्दन। नाम क्या है? जनार्दन। विश्वरूप। पहले प्राचीन समय में ऐसे नाम होते थे, विश्वरूप। पृथ्वी भट्ट। पृथ्वी भट्ट। इसके अलावा जैनक था। पृथ्वीराज विजय लिखी ना इसने, इसके अलावा चंद्रवरदाई भी होगा। चंद्रवरदाई। देख लिया? अब देखो विद्या, इसके दरबार में एक विद्वान रहता था जिसका नाम क्या था? जैनक। ये कश्मीरी था। कहाँ का रहने वाला था ये? कश्मीरी विद्वान था ये। और इसने पुष्कर लेक का नाम सुना आपने? पुष्कर झील के किनारे बैठा आराम से, और बेटा बेटा एक ग्रंथ लिख दिया इसने, और उस ग्रंथ का नाम क्या है? पृथ्वीराज। लिखिएगा, जैनक ने पुष्कर झील के किनारे बैठकर पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ लिखा। लिख लिया? देखो विद्यार्थी, जो जैनक है ना, जैनक, ये कश्मीरी विद्वान था। कहाँ का रहने वाला था ये? कश्मीरी विद्वान था। लिख लिया क्या आपने? कश्मीरी विद्वान था ये। कई बार जैसे आपने देखा होगा, एक विद्वान को जरूर नहीं है एक ही शासक के काल में रहा हो। एक विद्वान एक से अधिक, मतलब जब एक कोई विद्वान होता है तो उस समय कई राजा चेंज हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? जैसे माना कि मैं पुलिस में नौकरी करता हूं, मैं पुलिस में नौकरी करता हूँ, करता जब मैं बना पुलिस में नौकरी लगा तो उस समय वसुंधरा राजे सीएम हुआ करती थी। फिर उसके बाद में अशोक गहलोत आ गए। कौन आ गए? अशोक गहलोत आ गए। वापिस वसुंधरा आ गई, वापिस अशोक गहलोत आ गए, और वापिस भजन लाल जी आ गए। आए कि नहीं आए? तो कितने सारे मतलब चेंज हो गए ना। उसी प्रकार
ये जब कोई विद्वान रहा होगा तो इसके समय हो सकता है कई शासक चेंज हुए होंगे चौहान वंश के। तो ये बीसल देव चौहान का नाम जो आपने सुना है, विग्रहराज फोर्थ, उसके शासनकाल में भी था। तो आप कभी जैसे पूछे ना कि विग्रहराज फोर्थ के में जयानक था कि नहीं, था उस समय भी। इसके अलावा सोमेश्वर चौहान, इसके पिताजी है ना, किसके, पृथ्वीराज तृतीय के, सोमेश्वर चौहान के काल में रहा। इसके अलावा पृथ्वीराज तृतीय, तृतीय के काल में रहा। नोट डालो, जयानक, बीसल देव चौहान, जिसे हम विग्रहराज फोर्थ कहते हैं, जयानक, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जयानक निम्नलिखित के दरबार में रहा। किस किस के दरबार में रहा, विग्रहराज फोर्थ या बीसल देव चौहान, कौमा सोमेश्वर चौहान और पृथ्वीराज तृतीय। लिख लिया विद्यार्थी। अब हम इसके बारे में भी लिख लेते हैं, इसके बारे में, चंद्रोदय के बारे में भी यहीं लिख लो आप, नोट डालो चंद्रोदय। ऐसा माना जाता है विद्यार्थी, अजमेर में एक नगर है, हो सकता है वो इसी के नाम पे रखा हो। चंद्रोदय स्टेडियम भी है एक, और पृथ्वीराज स्मारक भी है अजमेर में। कहाँ है, तारागढ़ पे। तो ये पुष्कर की तरफ जाता है, ये कौन सा है, ये महाराणा प्रताप स्मारक है। ये कौन सा है, महाराणा प्रताप स्मारक है। चंद्रोदय के बारे में लिखो। देखो, इनका जन्म 1148 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, और कहां पर जन्म हुआ था इनका, लाहौर में। इनका जन्म 1148 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। क्योंकि इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा जाएगा पृथ्वीराज रासो, और उसको पूरा करने का काम करेगा जल्लन। इनका पुत्र का नाम भी लिख लो, ये इनके पुत्र का नाम जल्लहण था, और पुत्री का नाम राजबाई लिख लो। पुत्री का नाम क्या है, राजबाई। देखो, ये पृथ्वीराज तृतीय के राज कवि थे। चौहान वंश का शासक है ना पृथ्वीराज थर्ड, पृथ्वीराज तृतीय के राज कवि, राज कवि ऑब्लिक मित्र ऑब्लिक सहयोगी। देखो, आप इनको पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि, राजकवि तो था ही, साथ में उनका अच्छा मित्र भी था, उनका अच्छा सहयोगी भी था। कौन, चंद्रवरदाई। देखिएगा, चंद्रवरदाई को ब्रज भाषा हिंदी, कौन सी, ब्रज भाषा हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है। प्रथम महाकवि माना जाता है। देख लिया, महाकवि माना जाता है। इनके द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। कौन सा है विद्यार्थियों, पृथ्वीराज रासो है, जिसे पिंगल शैली में लिखा गया है। कौन सी में,
होते हैं डिंगल और पिंगल, पिंगल शैली में लिखा गया है। देखो, पृथ्वीराज रासो को लिखना शुरू किसने किया था? चंद्रवरदाई ने। लेकिन इसको पूरा किसने किया था? इसके पुत्र जल्लण ने किया था। देखो, इस ग्रंथ को पूरा इनके पुत्र जल्लण ने किया था। देख लिया? अब देखो विद्यार्थियों, अगर हम पृथ्वीराज रासो की बात करें तो पृथ्वीराज रासो की फिर बाद में कई सारी कॉपियां हो गई। बाद में क्या होता है, इनका कॉपी कर देते हैं। जैसे एक तो मूल कॉपी होती है, फिर बाद में इनकी फोटो कॉपी करते हैं या फिर अनुवाद करते हैं, ध्यान रखना। तो बहुत सारे कॉपी हो गए, लेकिन इनकी सबसे जो प्राचीन कॉपी है या प्राचीन प्रति है, वो कहाँ पर रखी हुई है? बीकानेर का जो राजकीय संग्रहालय है उसमें रखी हुई है। देखिएगा नोट, इस ग्रंथ की सबसे प्राचीन प्रति बीकानेर के राजकीय संग्रहालय या पुस्तकालय प्रति राजकीय पुस्तकालय में रखी हुई है। कौन सी शैली में लिखा गया है विद्यार्थी? इसको पिंगल शैली में लिखा गया है। लिखो, ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। पिंगल शैली वाला ना, ये ब्रजभाषा वाला, ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। लिख लिया? लिखो, इसमें 10,000 छंद है। पृथ्वीराज रासो में कितने छंद है? 10,000 छंद है। देखो, इसमें 2500 पेज है। कितने पृष्ठ है? 2,500 पृष्ठ है। आप 300 पेज की किताब नहीं पढ़ पाते हो। और केवल पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ने के लिए आपको अगर पृथ्वीराज रासो का अध्ययन करने की आवश्यकता पड़े तो कितने पेज पढ़ने पड़ेंगे? मात्र 2500। और इसमें कितने छंद है विद्यार्थियों? 10,000 छंद है और 69 अध्याय है। 69 अध्याय। इसको सर्ग भी कहते हैं। अध्याय को क्या कहते हैं? सर्ग या समय। आपसे पूछा जाए कि पृथ्वीराज रासो में, हालांकि इतना डीप सवाल तो नहीं बनेगा मुझे, लेकिन बाई चांस बन ही जाए, क्योंकि आजकल आपको पता है ना, अभी एक रिजल्ट आया पॉलिटिकल साइंस का, फर्स्ट ग्रेड का, मात्र 6 जनों को पास किया। 250 के आसपास सीटें थी, 225 या 225 के आसपास सीटें थी, और कितने जनों को पास किया? 6 जनों को। मेरिट नहीं गई है, मेरिट नहीं छूटती है। जो न्यूनतम मार्क्स होते हैं ना, वो मात्र 6 जनों के आए। न्यूनतम मार्क्स 40 नंबर लाने होते हैं। कितने? 40 लाने होते हैं। तो 40 नंबर या 40% जो भी था उसका, वो कितने जनों के आया? 6 के आए। बाकी सीटें खाली। इसका मतलब आरपीएससी ने पेपर लेवल का बनाया होगा, या फिर दूसरा कारण, छात्रों ने, छात्राओं ने उस लेवल पे नहीं पढ़ा होगा। कुछ तो कारण रहा है। आप देखो, मतलब लोग कह रहे फर्स्ट ग्रेड में सीटें कम, सीटें कम, 3,000 के आसपास ही सीटें आई थी टोटल। और या तो लोगों ने प्रॉपर तैयारी नहीं की, और अगर, या फिर आरपीएससी ने पेपर का लेवल ज़्यादा बड़ा रख दिया होगा, हाई रख दिया होगा। कुछ तो गड़बड़ हुआ है माँ। 6 जनों को पास किया। आप देख लो, बोले आजकल न्यूज़ में भी चल रहा होगा ये सारी चीज़ें। नोटिफिकेशन देख लेना आप, आरपीएससी की साइट पर जाके देख लेना, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। इसलिए कहता हूँ, कोई भी टॉपिक को पढ़ो, बड़ा गहराई से पढ़ो। गहराई से पढ़ा हुआ आपको दुख नहीं देगा, लेकिन ऊपर ऊपर पढ़ा हुआ है ना, वो दुख दे सकता है। लेकिन बच्चे इसको लाइक करते हैं जो ऊपर ऊपर पढ़ाते हैं उनको।
गहराई से पढ़ाने वाले को लाइक करते ही नहीं है, हकीकत तो ये है। अगर ये चौहान वंश के बारे में तो थोड़ा सा मैं 15-20 मिनट में अगर आपको पृथ्वीराज चौहान करा देता तो मजा आ गया यार, क्या शानदार पढ़ाया सर ने। और वही लगभग 1 घंटे से अभी तक पृथ्वीराज चौहान ही चल रहा है, और अभी तो आधा घंटा और चलेगा, हो सकता है 1 घंटा और चल जाए। तो इस पृथ्वीराज रासों विद्यार्थियों कितने छंद है? 10,000 छंद है। 69 क्या है? अध्याय है, ध्यान रखना। लिखो, इस ग्रंथ के अनुसार, इस ग्रंथ के अनुसार चौहानों और तुर्कों के मध्य, इसके मध्य, चौहानों और तुर्कों के मध्य 21 बार मुठभेड़ हुई थी। कितनी बार? तो चौहान और तुर्क आपस में कितनी बार भिड़े थे? 21 बार भिड़े। किसके अनुसार बता रहा हूं मैं? पृथ्वीराज रासो के अनुसार बता रहा हूं, मुठभेड़ हुई थी। आ जाओ, आ जाओ। लिख लिया? और लिखो विद्यार्थी, पृथ्वीराज तृतीय का पहला अभिलेख कौन सा है, या प्रथम शिलालेख कौन सा है? वेदला शिलालेख। कौन सा? लिखो, पृथ्वी, ये हो गया चंद्रवरदायी तो हो गया था ना, नोट डालो। पृथ्वीराज चौहान का प्रथम शिलालेख प्रथम शिलालेख वेदला शिलालेख है। कौन सा है? वेदला शिलालेख है। आप में से ऐसे कितने विद्यार्थी जिनको ये पता है कि वेदला शिलालेख कहाँ है? जो बताएगा उसको 100 रुपये दूंगा, ईमानदारी के साथ दूंगा, अभी दूंगा। तुकारा मत बना लेकिन। कहाँ पर है? हैं? कौन कह रहा अजमेर? दिमाग खराब है क्या? अजमेर में है तो कहाँ बता? तारागढ़ पे चढ़ते वहाँ है। देखो, अजमेर तो सही बताया आपने, तो अब तो सबको 100-100 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, सारों ने बोल दिया अजमेर, और ये बहन जी ने तो ऐसे और कह दिया तारागढ़ के उधर चढ़ते हैं वहाँ पर, है ना? जगह बताओ मुझे तो। चलो अजमेर। हाँ, देखो बहन जी कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन कर रही है। तारागढ़ जाते हैं ना सर, तो पहले पृथ्वीराज स्मारक आता है, फिर उसके वो तारागढ़ दोनों के बीच में लगा हुआ है वहाँ पर, है ना? ऐसा नहीं है। यह है विद्यार्थियों बडलिया। कहाँ पर है? वेदला का मतलब क्या है? बडलिया। लिख लो, बडलिया। इसको क्या कहते हैं? बडलिया शिलालेख भी कहते हैं, अजमेर। लेकिन बेदला आ जाता है तो गड़बड़ हो जाता है। नहीं पता तो गलती, फिर 100 रुपये इसलिए तो नहीं मिल रहे। नहीं तो आप बडलिया बता देते, मैं 100 रुपये दे देता आपको हाथों हाथ। बडलिया कहाँ है भाई? इधर पाकिस्तान की तरफ। बडलिया पड़ता है विद्यार्थियों, नारेली की तरफ जाते हैं। नारेली से श्रीनगर की तरफ जाते हैं, तो वो जो बडलिया तिराया चौराया उसको ही कहते हैं। वहाँ पे एक कॉलेज भी है, इंजीनियर कॉलेज है, ध्यान रखना। तो उसके आसपास ही गाँव है वहाँ पर। हाँ, मिस्टर इंडियन हैकर रहता है, बिल्कुल। याद करना पड़ेगा बहन जी, बेदला याद कर लो। चलो, अगली क्लास में चर्चा करते हैं। धन्यवाद।